हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया था, इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने है जो यहाँ पे राज किया था, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने जो बहुत सारी जगह है वो एक्वायर करनी स्टार्ट कर रही थी। इंडिया का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो उन्होंने बिगाड़ दिया था। 18वीं सेंचुरी में इंडियन की इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जब ब्रिटिशर्स एंटर हुए तो उन्होंने ट्रेडिंग करना यहाँ पे स्टार्ट किया। ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने परमिशन जो है वो ग्रांट की, उन्हें जो परमिशन थी वो परमिशन ली, उन्होंने बंगाल से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पे इसी तरीके से राज करना स्टार्ट कर दिया था और 200 साल तक उन्होंने इंडिया पे राज किया था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर आगे हमने नेक्स्ट जो टॉपिक था वो देखा था पीजेंट्स के बारे में, और एग्रीकल्चरल जो उस टाइम एग्रीकल्चरल फील्ड में जो नुकसान हुआ था किसानों को, उसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से जो लगान था वो वसूला जाता था किसानों के पास से। तो सबसे पहले यहाँ कहाँ पे असर पड़ा था इसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। वहाँ पे जो लगान था वो बहुत ज़्यादा वसूला जाता था किसानों के पास से, जिसकी वजह से किसानों की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी। किसानों को कई बार जो पैसे थे वो उधार लेने पड़ते थे। जो लैंडलॉर्ड होते थे उनसे पैसे उधार लेने पड़ते थे, ज़मींदार जो होते थे उनसे पैसे उधार लेने पड़ते थे, और इसी की वजह से किसानों की हालत दिन पे दिन बदतर होती चली जा रही थी। एग्रीकल्चरल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो क्रॉप्स थे वो नहीं, उन लोगों के जो किसान थे वो क्रॉप्स को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो खेती है वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा था। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट आगे हमने देखा था कि इसका सोशल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। ग्राम पंचायत पहले बनाई गई थी, जो गांव होते थे वहाँ पे इसलिए ग्राम पंचायत बनाई जाती थी कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो ग्राम पंचायत थी वो बनाई जाती थी। इसके बारे में हमने जो अब तक पढ़ा था, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। द हैंडलूम्स ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो कहाँ कहाँ पे सप्लाई किया जाता था? एशिया एंड यूरोप में। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज यूज टू कम टू इंडिया टू परचेज कमोडिटीज़। तो जो ट्रेडर्स थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो क्या करते थे? वो इंडिया आते थे। इंडिया में जो कमोडिटीज़ थी, हमारे जो कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो यहाँ पे आके वो परचेज़ करते थे। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में कौन से जो प्रोडक्ट्स जो थे, इंडियन कमोडिटीज़ थी, वो कौन सी थी? जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। तो ये जितने भी सारे प्रोडक्ट्स थे यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में थे। द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस। सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो क्या था? मुस्लिन प्रोडक्ट, मुस्लिन फैब्रिक जो आता है वो सबसे ज़्यादा फेमस था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता था, इस वजह से। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, कमोडिटीज सच एज सॉल्ट, saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, gold and silver। तो क्या किया जाता था? टेक्सटाइल को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनका एक्सचेंज होता था बहुत ही ज़्यादा बल्क में, और गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सचेंज किस तरीके से होता था? गोल्ड और सिल्वर का एक्सचेंज होता था दूसरे जो हमारे कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स है उनको देके, जो गोल्ड और सिल्वर था वो लिया जाता था, और जो अदर प्रोडक्ट्स थे वो सप्लाई किए जाते थे। द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड। और धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश सर्स एंटर हुए, उन्होंने अपना रूल इम्प्लीमेंट किया, सारा सिनेरियो जो है वो चेंज होता चला गया। द फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिजर्व्ड। जो चेंज चल रही थी एक्सचेंज की वो बंद हो गई, गोल्ड और सिल्वर की। In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. Just imagine
द वेल्थ द ब्रिटिश वुड हैव accumulated फ्रॉम द होल कंट्री। मीन्स जब ये रिवोल्यूशन जो चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल चेंज जब होना स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 500 करोड़ जितना उन्होंने एक्वायर कर लिया था। तो उस टाइम हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया को लूटा, किस तरीके से उन्होंने इंडिया पे राज किया था। विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड। किस तरीके से जो रॉ मटेरियल्स था वो प्रोड्यूस होता था इंडिया में, मनी कलेक्ट होता था, जो बिज़नेस चलता था, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो सब इंग्लैंड की वजह से जा चुका था। देयर मील्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और जो इंग्लैंड की मिल्स थी उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। द क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लिविंग एंड ड्यूटी ऑन इट, वेयर एज देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। उसी टाइम और क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चर होते थे क्लॉथ, जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होते थे, वो इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया में बिना कोई टैक्स पे किए, और इंडिया में वहीं पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता था कपड़ों का, उस पर कितना टैक्सेस था, 80% का। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम costlier in the Indian market itself. The Indian handicraft and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves. Means धीरे धीरे जो इंडियन मार्केट था, टेक्सटाइल का मार्केट, वो धीरे धीरे ठप होता चला गया। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वो इंग्लैंड के सामने कंपटीशन में नहीं टिक पाई, और उन्हें वो जो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें अपना मार्केट जो था पूरा बंद करना पड़ा। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट रूइंड ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। बहुत सारी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इंडिया की, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास, पेपर, मिनरल या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी जो मार्केट्स थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। किसकी वजह से? जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी निकाली थी उसकी वजह से। लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर बिकेम अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टैलेंटेड थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, वो बेरोजगार हो गए। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर। जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ के जो वर्कर्स थे, पुअर वर्कर्स, वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने देखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। किस तरीके से इंडियन ट्रेड और जो इंडस्ट्रीज़ है उसका खात्मा हुआ था, वो बर्बाद होते चले गए थे। ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचाया था, उन्होंने 200 साल तक राज किया था, तो काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें जो थी वो झेलनी पड़ी थी, और उन्होंने पूरा जो इंडियन मार्केट है वो पूरा ख़त्म कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।